सुनने वालों का स्वागत है आज के इस विस्तृत विश्लेषण में। आज हमारी इस गहरी चर्चा का जो मुख्य विषय है ना, वो है मई 2026 के आसपास का बहुचर्चित नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारा आधार है न्यूज पिंच चैनल पर अभिनव पांडे द्वारा लिया गया खान सर का वो बेहद भावुक और बेबाक इंटरव्यू। हाँ, वो इंटरव्यू मतलब सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो एक शिक्षक के भीतर छिपे दर्द और गुस्से का एक ज्वालामुखी था। एग्जैक्टली। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ धांधली के तथ्य या गिरफ्तारियों के आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि हम उस सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो अंदर तक खोखला हो चुका है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हम उस मानसिक संघर्ष और पीड़ा को समझेंगे जिसने लाखों होनहार छात्रों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, जब भी ऐसा कोई घोटाला सामने आता है ना, तो मीडिया में अक्सर सिर्फ नंबरों की बात होती है। कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ या कितने राज्य शामिल थे। राइट। लेकिन खान सर के उस इंटरव्यू में जो दर्द उभर कर आया, वो उन आंकड़ों से बहुत परे था। मतलब वो जो बेबसी थी, वो बता रही थी कि इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कीमत आखिर चुका कौन रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि 22 लाख की इस भारी भरकम भीड़ में हर एक रोल नंबर के पीछे ना एक जीता जागता इंसान है। हाँ, एक ऐसा युवा जो सालों तक खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लेता है। खान सर ने जो जमीनी हकीकत बताई है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मुझे तो वो बात बहुत गहराई तक छुभी जहां इस संघर्ष के शारीरिक और मानसिक प्रभाव का जिक्र था। मतलब खान सर खुद एक चैरिटी अस्पताल चलाते हैं। जी हाँ। और उन्होंने बताया कि वहां हर रोज 25 से 30 छात्र सिर्फ इसलिए इलाज कराने आते हैं क्योंकि घंटों एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनका पोस्चर पूरी तरह खराब हो गया है। अरे बाप रे। हाँ, उन्हें भयंकर सर्वाइकल पेन हो रहा है, गर्दन की हड्डियां मुड़ गई हैं और उंगलियों पर लगातार पेन पकड़ने से ना गहरे काले दाग छप गए हैं। और इस शारीरिक यातना के पीछे की उस हताशा को समझिए। ये बच्चे कोई बहुत बड़े या सुविधा संपन्न घरानों से नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं। ये वो युवा हैं जो परीक्षा देने के लिए जब दूसरे शहर जाते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन के फर्श पर 20 रुपए की प्लास्टिक की पन्नी बिछाकर रात गुजारते हैं। हाँ, वो पन्नी वाली बात बहुत रुलाने वाली थी। बिल्कुल। और वो शुक्र मनाते हैं कि परीक्षा गर्मियों में हो रही है, क्योंकि सर्दियों में उस ठंडे फर्श पर पन्नी के सहारे सोना तो नामुमकिन ही हो जाता। या ना मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। कई बार जो लोग इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हैं, वो बहुत आसानी से कह देते हैं कि ठीक है, अगर परीक्षा रद्द हो गई तो क्या हुआ। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि जो असली पढ़ने वाला बच्चा है वो दोबारा परीक्षा दे देगा। तो क्या एक परीक्षा का दोबारा होना सच में इतना बड़ा पहाड़ टूटना है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि लोगों को इस देश की प्रतियोगी परीक्षाओं की असलियत ही नहीं पता। ये कोई स्कूल की बोर्ड परीक्षा नहीं है जहां सबके सब फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। यहाँ एक एक नंबर, बल्कि दशमलव के अंकों पर हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। जो छात्र दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा रहा है ताकि उसका समय और पैसा बच सके, जो दाल चावल और चोखा खाकर दिन गुजार रहा है, उसके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा थोड़ी है। ये परीक्षा इन छात्रों के लिए सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का उनका इकलौता वन वे टिकट है। बिल्कुल, एक वन वे टिकट। और जब टिकट ही नकली निकले तो मानसिक स्थिति क्या होगी? खान सर ने बताया कि कई माताएं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख देती हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात है जो सीधे उनके वजूद पर वार करता है। उस लड़के की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जिसका जिक्र इंटरव्यू में हुआ। वो जिसकी माँ का निधन हो गया था। हाँ, उस लड़के की माँ का जनवरी में निधन हो गया था। खान सर ने उसे ढांढस बंधाया कि तुम्हें अब डॉक्टर बनकर बाकी गरीब माताओं का इलाज करना है। और इस लड़के ने अपनी माँ की मौत के गम को भुलाकर दिन रात पढ़ाई की। और जब ये पेपर लीक हुआ ना, आज वो लड़का अपने शिक्षक से नजरें तक नहीं मिला पा रहा है। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। और उन लड़कियों की स्थिति तो और भी भयावह है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारे समाज में कई लड़कियों के लिए इस परीक्षा के परिणाम का मतलब है या तो स्वतंत्रता या फिर सीधा शादी का मंडप। वही तो भावनाओं का सीधा अपमान है। ये बार बार होने वाले लीक ना युवाओं को डिप्रेशन और नशे की ओर धकेल रहे हैं। तो अगर दांव पे इतना कुछ लगा है तो ये सवाल उठना एकदम लाजमी है कि जिस संस्था पर इन करोड़ों सपनों का बोझ है, वो इतनी लाचार कैसे साबित हो रही है। आप एनटीए की बात कर रहे हैं ना? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
खान सर ने इस पूरी संस्था के वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने बहुत तीखा तंज कसा है कि इसे एनटीए को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक नया नाम भी तो दिया है इसे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी कहना चाहिए। मतलब एक ऐसी एजेंसी जिस पर कभी भरोसा ही ना किया जा सके। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक मिनट गहराई से सोचते हैं, जब कोई संस्था इतने विशाल स्तर पे काम कर रही हो तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब सिर्फ कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही हो? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इसे सिर्फ एक भूल या लापरवाही कहना असल में उस पूरे माफिया को कम करके आंकना होगा। मतलब ये कोई सिस्टम एरर नहीं है? बिल्कुल नहीं। खान सर का साफ मानना है कि बिना उच्च स्तर के अधिकारियों के मिले बिना ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपना, फिर उच्च सुरक्षा वाले सीलबंद डिब्बों में पैक होके ट्रेजरी या बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचना, इस चेन ऑफ कस्टडी को बिना अंदरूनी रसूखदार मोल के तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो वही बात हो गई ना कि आपने एक बैंक का लॉकर बनाया, उसके दरवाजे तो 10 इंच मोटे लोहे के लगा दिए, लेकिन उसकी चाबी बैंक के गार्ड को देने के बजाय सड़क पर चलने वाले किसी अजनबी को थमा दी। बिल्कुल। जब तक एनटीए के अंदर बैठा कोई बड़ा अधिकारी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा, तब तक बाहर का कोई माफिया उस पेपर तक पहुंच ही नहीं सकता। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही सुनियोजित 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस मॉडल बन चुका है। और इसमें ना इनका प्लान बी भी पहले से तैयार रहता है। प्लान बी मतलब बलि का बकरा? हाँ, कि अगर मामला मीडिया में उछला तो किसी प्रिंटिंग प्रेस के छोटे कर्मचारी या ड्राइवर को पकड़वा देंगे और असली मास्टरमाइंड हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके, क्योंकि यूपीएससी का उदाहरण तो हमारे सामने ही है। हाँ, खान सर ने भी यही कहा कि यदि यूपीएससी बिना पेपर लीक के पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा सकता है तो एनटीए क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि वहां जवाबदेही तय है। अब अगर ये इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है तो फिर हमारी जांच एजेंसियां इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? यहीं पर आकर व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता सामने आती है। खान सर बताते हैं कि 2015 से लेकर अब तक जो सीबीआई का कन्विक्शन रेट है ना, मतलब सजा दिलाने की दर, हाँ, वो मात्र 1% है। 1%? मतलब अगर सीबीआई 100 लोगों को पकड़ती है तो 99 मजे से छूट जाते हैं। बिल्कुल। सीबीआई की हालत तो वैसी हो गई है जैसे किसी के पास पुराना नोकिया का मोबाइल हो जिसे आप कोई पूछता ही नहीं है। अरे बाप रे! इसीलिए खान सर इस पूरे घोटाले की तुलना आतंकवाद से करते हैं। आतंकवाद से? हाँ, क्योंकि 20-22 लाख बच्चों के भविष्य से खेलना किसी आतंकवादी घटना या परमाणु बम से कम नहीं है। इसकी जांच सीबीआई को नहीं बल्कि एनआईए को करनी चाहिए। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा हस्तक्षेप हो, क्योंकि मौजूदा कानून तो इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सजा का डर खत्म हो जाना ही ना अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अब सरकार ने 10 साल की सजा या 1 करोड़ के जुर्माने का नियम बनाया है, लेकिन जो माफिया हजारों करोड़ कमा रहा है उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना क्या मायने रखता है? उसके लिए तो ये सिर्फ एक बिजनेस टैक्स है। इसीलिए खान सर दोषियों के लिए सीधे फांसी की मांग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। अक्सर कहा जाता है कि अगर हम ओएमआर शीट हटाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी कर दें तो समस्या सुलझ जाएगी। तो इस पर खान सर ने एक बड़ा तीखा तंज कसा है कि कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकता, मतलब कपड़े बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। हाँ, ये बात सुनने में भली अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, जब तक कानून और जांच एजेंसियां अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं करेंगी, तब तक सिर्फ तरीके बदलेंगे, अपराध नहीं। सीबीटी में तो पेपर लीक कराना और भी आसान है। अच्छा। माफिया ओएमआर चुराने के बजाय सीधे लोकल सर्वर को क्लोन कर लेंगे या रिमोट एक्सेस के जरिए किसी और शहर से पेपर सॉल्व करवा देंगे। इसमें तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। मतलब डिजिटल तरीके से धांधली और भी छुपे तरीके से होगी। बिल्कुल। और इस पूरी जांच एजेंसियों की विफलता के बाद ना एक और बड़ा मुद्दा है राजनीतिक नेतृत्व की खामोशी, खासकर शिक्षा मंत्री की चुप्पी। शिक्षा मंत्री की पृष्ठभूमि को लेकर खान सर का विश्लेषण बहुत सटीक है। उन्होंने बताया कि मौजूदा शिक्षा मंत्री की पृष्ठभूमि तो पेट्रोलियम मंत्री की रही है और इसकी तुलना उन्होंने नितिन गडकरी जी से की है कि जैसे नितिन गडकरी जी सड़क और परिवहन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें बिना अनुभव के कृषि विभाग सौंप दिया जाए तो क्या वो सही निर्णय ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो
इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज जो सिर्फ एक परीक्षा का फ्रॉड लग रहा है, वो आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक। खान सर ने एक ऐसे खतरे की ओर इशारा किया है जो भविष्य में हमारी जान ले सकता है, और वो है मेडिकल टूरिज्म पर मंडराता खतरा। मेडिकल टूरिज्म, जहां अमेरिका या यूरोप से लोग सस्ते और अच्छे इलाज के लिए भारत आते हैं। एग्जैक्टली। अगर पेपर लीक करके अयोग्य लोग डॉक्टर बन गए ना, तो सोचिए 10 साल बाद क्या होगा। मतलब जो लोग आज 50 लाख रुपए देकर MBBS की सीट खरीद रहे हैं, हाँ, कल को वही लोग किसी ऑपरेशन थिएटर में खड़े होंगे, मरीजों की जान खतरे में होगी, और जिस दिन दुनिया को ये पता चल गया, भारत का पूरा मेडिकल टूरिज्म तबाह हो जाएगा। और खान सर तो इस क्षेत्र की गंभीरता को बहुत करीब से समझते हैं, क्योंकि वो खुद अपना एक चैरिटी अस्पताल चलाते हैं। जी हाँ, जहां वो सिर्फ 50 रुपए में MD डॉक्टर और सस्ते में MRI की सुविधा देते हैं। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां योग्यता नहीं बल्कि पैसा जीवन और मृत्यु तय करेगा? इसीलिए व्यवस्था को सुधारने के समाधान पर जोर देना जरूरी है। जैसे खान सर ने PMO के सीधे हस्तक्षेप और UPSC जैसी पारदर्शी टीम बनाने की बात कही है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने NTA की अक्षमता, CBI जांच पर उठते सवाल और राजनीतिक जवाबदेही की कमी पर बात की। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हमने उन लाखों छात्रों के टूटते सपनों और मानसिक संघर्ष को समझा। और श्रोताओं के लिए हम जाते जाते एक विचार छोड़ के जाना चाहते हैं। आज हम इस बात पर चिंतित हैं कि पेपर लीक से योग्य छात्र डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब व्यवस्था से चला गया ये हताश युवा वर्ग, जिसने दिन रात मेहनत की और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला, कल को जब वो इस समाज का हिस्सा बनेगा, तो क्या वो इस सिस्टम के प्रति वफादार रहेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं जिसका ईमानदारी और न्याय से हमेशा के लिए विश्वास उठ चुका है? सुनने वालों, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।